हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो। कामना करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है उनसे रिलेटेड, और जो भी करते हैं आईटीआई कर रहे हैं उन भी स्टूडेंट, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हुए हैं। तो हमने अपना सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हुए हम अपने फोर्थ चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जो है चालक कुचालक अर्धचालक। और हमने इससे पहले सेफ्टी एंड हेल्थ मतलब फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर टूल्स और तीसरा चैप्टर था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए और हमारा चौथा चैप्टर है चालक कुचालक अर्धचालक। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यदि आपको क्लास को पूरी देखना और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि चालक कुचालक अर्धचालक क्या होते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज से पहले सिर्फ हमने चालक कुचालक की सिर्फ परिभाषा पढ़ी होगी, आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक। तो आप हेडिंग डालिए चालक। चालक, चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। चालक हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं? चालक पदार्थ हम किन्हें कहते हैं? चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। मतलब कि जैसे विद्युत धारा जिन पदार्थों में प्रवाहित होती है उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, एल्यूमिनियम में हो जाती है, कॉपर में भी हो जाती है, पानी में भी हो जाती है। और जिनमें चालक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ किन्हें कहेंगे हम? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो डेफिनेशन लिखिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहते हैं। तो चालक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। तो हमको पता है विद्युत धारा हमारी किनके कारण प्रवाहित होती है? तो विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण। मतलब कि जिस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, जिस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, वह चालक उतना ही अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक होगा। तो विद्युत धारा क्या है? चालकों मतलब कि चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा होती है। तो आप लिखिए कि चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? मुक्त। फ्री इलेक्ट्रॉनों को हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो चालक पदार्थ हमें किन्हें कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जैसे कि ये क्या है कि प्लास्टिक का कोई मार्कर है, इसमें क्या है? विद्युत धारा आसानी प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ये है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाती। जैसे लकड़ी में क्या है? सूखी लकड़ी में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। और ये क्या है? विद्युत की कुचालक होती है। जैसे आप अपने कपड़े भी होते हैं, जो भी क्या है? कुचालक पदार्थ है, क्योंकि इनमें भी क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अपने शूज है, शूज भी होते हैं, जो रबड़ के शूज होते हैं, जो भी क्या कुचालक पदार्थ है। और चालक पदार्थ जैसे अपने कॉपर है, कॉपर मतलब कि जो अपने केबल है, केबल के अंदर वाला होता है, वो भी क्या है? चालक पदार्थ है, क्योंकि कॉपर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या है? चालक है। एल्यूमिनियम, लोहा, ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल का जो अंदर का डार्क भाग होता है वो क्या है? चालक पदार्थ है। कभी भी आप एग्जाम प्रैक्टिकल करके देखना, उसमें विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होती है। मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया और मैं आपको किसी भी मेरी क्लास में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि पेंसिल में जो अपनी अंदर वाली ग्रेफाइट होती है वो क्या है? चालक पदार्थ है। तो आप एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कॉपर, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा,
जो हमारा लैंप होता है, तो लैंप का जो फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का, तो वो भी क्या है, चालक पदार्थ है, टंगस्टन। जो हमारी हीटर की स्प्रिंग होती है वो भी एक क्या है, चालक पदार्थ होती है, तो वो नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम, टंगस्टन, नाइक्रोम और टंगस्टन, नाइक्रोम, हाँ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ETC, मतलब कि और एक्सेट्रा। तो ये क्या है, हमारे चालक पदार्थ हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, और कुछ ये क्या, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखाए हैं, तो आप इन्हें याद रखिए कि चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। कॉपर, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा, टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, ये चालक पदार्थ होते हैं। और भी होते हैं जो आपको आप इमेजिन करना है, जो भी आप चीज देखें तो आप उसको के ऊपर पे थोड़ा सा सोचना कि ये हमारे चालक पदार्थ है कि कुचालक है। जैसे आप अपनी खुद चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर में जो प्लास्टिक भाग होता है वो क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है, और चेयर में जो लोहे युक्त भाग होता है जो भी, तो उसमें क्या है, वो चालक पदार्थ होता है। मतलब कि जिस भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो क्या होगी, चालक पदार्थ, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी वो कौन क्या होगी, कुचालक पदार्थ। तो हमने चालक पदार्थ क्या पढ़ा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें हम चालक पदार्थ बोलते हैं। और विद्युत धारा हमको पता है किसके कारण प्रवाहित होती है, वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जब चालक पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, इसलिए उन चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और जैसे हमने चालक पदार्थों के एग्जाम्पल लिखे हैं, कॉपर होता है, टंगस्टन होता है, सोना, एल्यूमिनियम, जो हमारा हीटर की जो स्प्रिंग होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, वो भी एक चालक पदार्थ है। ग्रेफाइट, जो हमारा पेंसिल का अंदर का जो डार्क भाग होता है वो भी एक क्या है, चालक पदार्थ है, किस श्रेणी में आता है। तो हम नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है, फिर उसके बाद में कौन सा होता है। तो दोस्तों नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट लिखना, कि इंपोर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ, लिखो दोस्तों, सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है, वो होता है, यदि एग्जाम में पूछे सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है वो होता है चांदी। चांदी को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सिल्वर। सबसे अच्छा चालक पदार्थ हमको क्या भरना है, एग्जाम में पूछे और कोई भी आपसे पूछ सके कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है, तो आप बताना उसको सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है अपना चांदी, जिसको बोलते हैं हम सिल्वर। तो अब ये क्या है, चालकता का कुछ क्रम है कि एग्जाम आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि सबसे अच्छा चालक है, और आपको ऑप्शन में दे दे लोहा, बी दे दे गोल्ड, सी दे दे कॉपर और डी दे दे एल्यूमिनियम। अब आपको पता है सबसे अच्छा चालक पदार्थ अपना चांदी होता है, परंतु हमको इसमें चांदी नहीं दे रखा, फिर हमको क्या भरना है, तो हमको क्या भरना है, क्योंकि लोहा भी अपना क्या है, चालक पदार्थ होता है, गोल्ड भी चालक पदार्थ होता है, कॉपर भी अपना चालक पदार्थ होता है, एल्यूमिनियम भी चालक पदार्थ होते हैं। अब ये चारों चालक पदार्थ होते हैं, तो हम किसको प्रायोरिटी पहले नंबर पे देंगे, यदि चांदी देंगे तो हम प्रायोरिटी देंगे। तो आप चालकता का मैं आपको क्रम बताता हूँ, यदि आपको सिल्वर नहीं दे तो आपको क्या भरना है, और यदि वो भी नहीं दे तो फिर आपको क्या भरना है। तो आप लिखिए चालकता का क्रम, तो आप हेडिंग लिखिए चालकता का क्रम, मतलब कि हमको चालकता का क्या क्रम रखना है, तो चालकता का क्रम रखना है। सबसे पहले नंबर पे तो क्या आएगी, चांदी। तो सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है, चांदी। यदि आपको चांदी एग्जाम में नहीं दे और तो आपको क्या बनना है, कॉपर। चांदी के बाद में दूसरा नंबर आता है कॉपर का, कॉपर दूसरे नंबर का सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। तीसरे नंबर पर आता है सोना, तीसरे नंबर पे क्या आता है, सोना। फिर चौथे नंबर पर आता है आपको एल्यूमिनियम। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चालक पदार्थ आप सही पे टिक लगाओगे। यदि चांदी नहीं दे रखा तो आपको कॉपर पे टिक लगाना है, चांदी कॉपर नहीं दे रखे तो आपको सोना पे टिक लगाना है, और यदि आपको सभी दे रखे हैं तो आपको चांदी पे टिक लगाना है। तो दोस्तों आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और हम पढ़ेंगे चालक पदार्थ होती है उनकी संरचना कैसी होती है, मतलब कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्यों होती है, चालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है। तो आप नोट कीजिए चालक पदार्थों की संरचना, चालक पदार्थ की संरचना। तो आप हेडिंग डालिए चालक पदार्थ की संरचना, मतलब कि चालक पदार्थ किसे किन्हें कहते हैं, मतलब कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है। तो दोस्तों ये क्या है, एक चालक पदार्थ की संरचना है। इसमें क्या चालक पदार्थों में दो बैंड होते हैं, चालक पदार्थ और कुचालक और अर्धचालक को समझने के लिए हमको क्या है दो बैंड में बताता हूं। एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड, ठीक है। दो बैंड होते हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड, और एक इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको लिखते हैं हम किससे, ईजी से, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, ईजी से। चालन बैंड को हम लिखते हैं कंडक्शन बैंड और संयोजी बैंड को बोलते हैं हम बैलेंस बैंड, मतलब कि बैलेंस बैंड संयोजी बैंड को बोलते हैं, कंडक्शन बैंड हम किसको बोलते हैं, चालन बैंड को। तो दोस्तों जो हमारे चालक पदार्थ होते हैं, तो चालक पदार्थों में जो संयोजी बैंड में क्या होते हैं, संयोजी बैंड में क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं, किसी परमाणु के भारी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यदि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन अपने क्या करते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं, तो वे क्या करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अब क्या है, चालक पदार्थ में जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है वो किस तरह से होते हैं। तो इनके क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये मेरा चालन बैंड है और ये मेरा हाथ, मतलब कि ये हाथ मेरा चालन बैंड है और ये हाथ मेरा संयोजी बैंड है। अब क्या है, चालक पदार्थों में जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है उनके बीच में जो स्थान है वो नहीं होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करते हैं। जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो आसानी से ये क्या है, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में, मतलब कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा रहे हैं तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन गति कर गए तो हमारा क्या, उस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इस कारण चालक पदार्थों में क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण क्या है, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, अब यह क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे। तो हमारे को पता है हमारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे चले गए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर गए, तो इलेक्ट्रॉनों का मूव करना ही अपना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों आप इसमें लिखिए कि चालक पदार्थ की संरचना में, कि इस चालक पदार्थों में, नोट कीजिए चालक पदार्थों में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण जो चालन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या है चालन बैंड में, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं तो आपको पता है, अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार के पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार के पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो दोस्तों नोट कीजिए, अब मैं क्या थोड़े इंक डाल देता हूं, आप नोट कीजिए। तो दोस्तों नोट कीजिए कि चालन बैंड, अब हम एक बार और समझ लेते हैं, आप नोट कीजिए या आप थोड़ा सा बाद में नोट कर लेना
कि चालन बैंडों में मतलब कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित। हमको पता है संयोजी बैंड क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि वो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अपने चालन बैंड में चले जाते हैं तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ। यदि इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थों में नहीं जाते हैं, चालन बैंड में नहीं पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इनको चालक पदार्थ। मतलब कि वे पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं तो हमारे वो पदार्थ कहलाएंगे चालक पदार्थ। अब पता है हमको जब चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मतलब कि ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है, यदि हमको पता है एक दूसरे के ऊपर नीचे है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। जब ये क्या करते हैं, आसानी से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन निकलकर अपने चालन बैंड में चले जाते हैं। तो हमारे को पता है इलेक्ट्रॉनों का मूव करना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो हमको पता है इस प्रकार के पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो आप इसको क्या थोड़ा डार्क कर लेना, ये क्या है, ओवरलैप है, इसलिए इसको थोड़ा आप कर लेना। अब हमको पता है कि चालक पदार्थों में ये आपने इसके संरचना में लिख ली थी। अब हमको मैं आपको इसके 2-3 पॉइंट है इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि चालक पदार्थ होता है तो आपको पता चालक पदार्थ में 3 बैंड है, संयोजी बैंड, चालन बैंड और एक वर्जित ऊर्जा अंतराल। जो इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है Eg का मान होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल को मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों नोट कीजिए। तो अब हम चलते हैं आगे। जो हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको मैं आपको लिखाता हूं, तो आप लिखिए। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, चालक पदार्थों में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मतलब कि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि चालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच में चालन बैंडों में क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ये पहला पॉइंट लिखिए, चालन पदार्थों में चालन बैंड का संयोजी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखिए, चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम किससे लिखते हैं, Eg। तो Eg का मान होता है 0 इलेक्ट्रॉन। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल को मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका मान कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जाम पूछा जाता है। तो आप नोट कीजिए कि चालक पदार्थों की संरचना में चालक पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप। और एक और पॉइंट लिखिए, तीसरा, चालक पदार्थों के संयोजी बैंड में अधिकतम एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो चालक पदार्थ होते हैं, तो चालक पदार्थ का जो संयोजी बैंड होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। हम बोल सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन से कम। तो ये आप नोट कीजिए कि चालक पदार्थों के संयोजी बैंड में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से कम। तो ये आपको पहला पॉइंट क्या है, चालन बैंड संयोजी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। दूसरा पॉइंट है चालक पदार्थों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरा क्या है, चालक पदार्थों में संयोजी बैंड में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन से कम। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब हम पढ़िए चालक पदार्थों के गुण। जो चालक पदार्थों में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो आप हेडिंग डालिए चालक पदार्थों के गुण।
दोस्तों नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करो बीच में रोक के। दोस्तों बताएं कैसी लग रही है आपको अपनी हमारा मेरा पढ़ा हुआ। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को क्लास को लाइक करना और दोस्तों को अपने को शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चालक पदार्थों के गुण। तो आप हेडिंग डालिए चालक पदार्थों के गुण। तो दोस्तों आप नोट कीजिए चालक पदार्थों के गुण। तो चालक पदार्थों के गुण क्या हैं? तो चालक पदार्थों के गुण बहुत सारे हैं। मतलब कि हम चालक पदार्थ, जैसे कि हम कोई चालक पदार्थ है तो हम किस हिसाब से खरीदते हैं। जैसे कि हम क्या है मार्केट में कभी कोई चीज लेने जाते हैं तो हम क्या है उसमें कई चीज देखते हैं कि वो उसकी आयु अच्छी है, मतलब कि वो एक्यूरेसी अच्छी देता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता है, उसमें कोई ज्यादा जल्दी खराबी तो नहीं होती है, जल्दी खराब तो नहीं होता है। जैसे हमको पता है हम कूलर लेने जाते हैं तो हमारे मार्केट में कई क्या है मोटरें होती हैं जो क्या है एल्यूमिनियम में भी आती है, कॉपर में भी आते हैं। तो हम देखते हैं कॉपर की अच्छी होती है तो हम कॉपर की खरीदते हैं, और जिसकी लॉन्ग मतलब कि लाइफ ज्यादा होती है चलने की तो उसको खरीदते हैं। मतलब कि हम चीज खरीदते हैं तो उसपे क्या है बहुत चीजें हम देखते हैं कि वो एनर्जी कंजप्शन भी तो कम करता हो, ये भी चीज हम देखते हैं। तो चालक पदार्थों में ठीक कुछ ऐसे हम गुण देखते हैं कि यदि हम चालक पदार्थ लेने जाएं तो हम कौन कौन सी चीज उनमें हम देखते हैं, तो वो हम चीज देखेंगे कि चालक पदार्थों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो आप एक एक पॉइंट लिखते जाइए। तो सबसे पहला गुण तो यह है कि चालक पदार्थ होता है जो हमको आसानी से मार्केट में मिलना चाहिए, मतलब कि वो हमको सरलता से उपलब्ध होगा तभी तो वो हम उसको खरीद सकेंगे। तो पहला गुण तो क्या है, वो आसानी से हमको उपलब्ध होना चाहिए। तो आप पहला पॉइंट लिखिए आसानी से चालक पदार्थ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, चालक पदार्थ आसानी से उपलब्ध होना, मतलब कि चालक पदार्थ क्या है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, या बोल सकते हैं बाजार में मिलना चाहिए, आसानी से बाजार में मिलना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए या बाजार में मिलना चाहिए, आसानी से बाजार में मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जो चालक पदार्थ है, यदि हमको क्या है अब वो चालक पदार्थ हमको मिल गया तो अब हम क्या देखेंगे कि वो चालक पदार्थ क्या है ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, मतलब कि हमको क्या है ज्यादा कॉस्टली ना हो, मतलब कि सस्ता मिलना चाहिए। हम क्या देखते हैं वो चालक पदार्थ हमारा सस्ता है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा तो हम उसको ले नहीं पाएंगे। तो दूसरी चीज देखते हैं हमारा चालक पदार्थ क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। दूसरा लिखिए चालक पदार्थ सस्ता होना चाहिए, मतलब कि चालक पदार्थ अपना क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है आगे देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, मतलब कि दोस्तों चालक पदार्थ है हम क्या है अपने गांवों में आप देखते होंगे जो अपने जीएसएस से हमारी सप्लाई आती है तो वहां से आप देखते हैं नंगे वायरों में आती है। तो उन वायरों में क्या है वो उसमें क्या है कोई खराब नहीं होते, वो बहुत टाइम से चलते हैं। उनमें क्या है उनकी आयु बहुत, मतलब कि उनकी उस पे क्या है वातावरण का इफेक्ट नहीं पड़ता है, और क्या है वो उनमें कोरोजन भी नहीं लगता है, मतलब कि उनमें जंग भी नहीं लगती है। तो चालक पदार्थों में हमको ये भी चीज देखनी पड़ती है कि चालक पदार्थ क्या है जंगरोधी होने चाहिए। तो दोस्तों ये भी पॉइंट होता है चालक पदार्थ जंगरोधी होना चाहिए। चालक पदार्थ जंगरोधी होना चाहिए। और अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं जब चालक पदार्थ खरीदते हैं, तो चालक पदार्थ खरीदते हैं तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। हमको पता है चालक पदार्थ क्या करते हैं, धारा को आसानी से प्रवाहित करेंगे। यदि चालक पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा तो हमको पता है चालकता का फॉर्मूला होता है 1/G 1/R, मतलब कि हमारा प्रतिरोध अधिक होगा। तो हमारा क्या प्रतिरोध अधिक होगा नहीं, चालकता का हमारा क्या होता है फॉर्मूला बराबर 1/G होता है। हमको पता है हमारा चालक पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम होगा तो हमारी चालकता क्या है उतनी ज्यादा अधिक होगी, और हमारे को पता है प्रतिरोध जितना अधिक होगा तो हमारी चालकता क्या है उतनी अधिक होगी। जैसे कि कोई वायर को प्रतिरोध है, जैसे वायर का प्रतिरोध है कोई किसी का 5 ओम है ना, वायर का प्रतिरोध क्या है 5 ओम, और हमारा क्या है 5 ओम, 1 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.2। और यदि हमारा प्रतिरोध हमारा 10 है, यदि प्रतिरोध हमारा 10 है तो 1 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.1। तो मतलब कि हमारी चालकता 1 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है,
मतलब कि 2 ज्यादा था, 2 में क्या प्रतिरोध 5 था, फिर हमने 10 किया, तो मतलब कि प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता हमारी उतनी अधिक होगी। तो हमारे चालक पदार्थों को क्या है, प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट होता है। तो दोस्तों पॉइंट डालिए। अगला चौथा पॉइंट है कि चालक पदार्थों का प्रतिरोध कम होना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखिए, चालक पदार्थ का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। यदि आपसे पूछ रहे आदर्श चालक पदार्थ मतलब कि आदर्श चालक पदार्थ का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श चालक पदार्थ का प्रतिरोध, आदर्श चालक पदार्थ का प्रतिरोध 0 कितना होता है, प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। मतलब कि आदर्श चालक का प्रतिरोध मतलब कि आदर्श चालक हम किसे कहेंगे, वह चालक जिसमें बिल्कुल भी कोई प्रतिरोध नहीं है, तो प्रतिरोध 0 होगा, तो उसमें क्या धारा अनंत प्रवाहित होगी, जितनी हमारी धारा होगी वो आसानी से प्रवाहित होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो आदर्श चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, 0। आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, तो हमारा जब प्रतिरोध कम से कम है तो हमारे चालक पदार्थ की चालकता क्या होनी चाहिए, अधिक। तो हम लिखिए चालक पदार्थ की चालकता, चालक पदार्थ की चालकता अधिक होनी चाहिए। मतलब कि चालक पदार्थ की चालकता क्या होनी चाहिए, अधिकतम या अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। तो दोस्तों नोट कीजिए, और भी 1-2 पॉइंट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप इनको नोट कीजिए पहले कि चालक पदार्थों की क्या है चालकता, अधिक या अधिकतम होनी चाहिए, प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, जंग रोधी भी होने चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और हमको आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। ये पॉइंट है, और भी 2-3 पॉइंट है, वो भी आपको मैं लिखाता हूं, तो आप इनको पहले नोट कीजिए। तो दोस्तों मैं ऊपर से इनको मिटा के लिख देता हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर से 1-2 पॉइंट को, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लिखते हैं छठा पॉइंट। जो छठा पॉइंट होता है कि वो क्या होता है, जो हमारा चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ पे क्या है, वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट लिखिए कि चालक पदार्थ पे वातावरण का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये भी पॉइंट लिखिए, चालक पदार्थ, तो आप इसको भी लिखिए, चालक पदार्थ पर वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि उस पर मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि क्या है, कई चालक पदार्थ क्या है, वातावरण से भी खराब हो जाते हैं। तो हमका क्या चालक पदार्थ वातावरण से कोई प्रभावित नहीं हो, वो सर्दी में भी वैसे काम करे जो हमका गर्मियों में करता है और जो मौसम में भी करता है। तो मतलब कि वो तीनों चारों मौसम में सेम काम करता है। तो आपको क्या है, चालक पदार्थों पे वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक क्या है, हम चालक पदार्थ खरीदते हैं तो उसमें ये भी हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों आप ये चालक पदार्थों के गुण है, तो आप इनको नोट कीजिए। मैं और देखता हूं एक आध पॉइंट। हाँ, जो चालक पदार्थ है, मतलब कि चालक पदार्थों की क्या है, मतलब कि चालक पदार्थ आज टूटना नहीं चाहिए। मतलब कि चालक पदार्थ हमारा क्या है, जैसे हमारे चालक पदार्थ ये है, इसमें क्या है, हमारी सप्लाई जा रही है, तो ये चालक पदार्थ क्या है, हमारा बीच में से ब्रेक नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि इनकी यांत्रिक सामर्थ्य चालक पदार्थों की उच्च होनी चाहिए। ये भी हम चीज देखते हैं। तो एक पॉइंट ये भी होता है कि चालक पदार्थों की यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट लिखिए, 7वां पॉइंट, चालक पदार्थों की यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। मतलब कि चालक पदार्थों की ये क्या है, यांत्रिक सामर्थ्य, मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए।
तो ये आप इसके पॉइंट है, कुछ गुण है, ये 6-7 गुण है जो आपसे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा, इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बहुत ज्यादा पूछे जाता है। मुझसे भी एग्जाम में पूछे गए थे, जब मैं भी कहीं पे इंटरव्यू देने गया था एक जगह, तो मेरे से भी पूछे थे कि जब कोई हम केबल बनाते हैं तो उसमें क्या चीज, हम केबल खरीदने जाते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज देखते हैं, तो वही गुणों को क्या है इंटरव्यू बहुत चीज बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो हम चालकों के क्या है, केबलों को मैंने बताए थे कि केबलों में भी क्या है, चालक पदार्थ तो आता है, चालक के बारे में बताना पड़ता है, उसके इंसुलेशन के बारे में बताना। तो हमको क्या एग्जामिनर आपसे पूछे कि चालक पदार्थों में क्या गुण होने चाहिए, तो आपको ये गुण बताने हैं, तो आप इनको बताओगे तो एग्जामिनर समझिएगा कि आपके अंदर थोड़ा नॉलेज है, आप अच्छे से पढ़ाई किए, तो आप इनको नोट कीजिए। और अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमारे चालक पदार्थों के गुण है, बताइए कैसे लगे, क्योंकि आज से पहले आपने 1-2 गुण ही पढ़े होंगे, आज मैंने आपको कितने सारे गुण पढ़ाए हैं। तो अब हम अपने चलते हैं आगे टॉपिक पे, तो अब आप पढ़ेंगे तो आप इनको नोट कीजिए। अब मैं बताता हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको क्या है एक चीज समझाना चाहता हूँ, मतलब कि हमारे चालक पदार्थ क्या है, सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है हमारा चांदी। हमको पता सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है चांदी, परंतु हम क्या है चांदी का यूज कम करते हैं, क्योंकि चांदी हमारी क्या आती है कॉस्टली, इसलिए हम उसको आसानी से क्या है खरीद नहीं सकते। तो हम क्या किसका यूज लेते हैं, हमको पता है चांदी नहीं होती, चांदी को हम खरीद नहीं सकते, तो हम क्या है हमारे सबसे अच्छा चालक पदार्थ फिर कौन सा आता है, कॉपर आता है, और एक क्या आता है फिर गोल्ड आता है, परंतु गोल्ड को भी हम नहीं खरीद सकते। तो हमारे क्या 2 चीज होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये क्या है सबसे अच्छे चालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जो कॉस्टली की नहीं है, मतलब कि अपने बजट के हिसाब से ये अपने क्या सबसे अच्छे चालक पदार्थ होते हैं बजट के हिसाब से। तो हमको क्या है इसमें से किसको ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं, किस क्षेत्र में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, किस क्षेत्र में हम किसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं कि तांबा और एल्यूमिनियम में के बीच में क्या क्या अंतर होता है, किसके कारण इसमें हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आप इनको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे चालक की अपेक्षा एल्यूमिनियम का, अब हम पढ़ेंगे चालक और कॉपर और एल्यूमिनियम की तुलना करेंगे कि हम किसको क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आप नोट कीजिए या हेडिंग डालिए, तो आप ऐसे लिखिए, मैं आपको लिखाता हूं उनको। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, आपको लिखना है क्या कि तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम का उपयोग निम्न कारण से सबसे अधिक दोस्तों ये क्या है कि तांबे की अपेक्षा हम जो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, 2 कंडक्टर हैं आपके, क्या है तांबे का कंडक्टर और एल्यूमिनियम का कंडक्टर। तो हम एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं, तो ये इसके ऊपर क्या है उसमें कई सारी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम क्या है एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी आपका ट्रांसमिशन या सप्लाई को हम जो अपने स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से अपने घर तक आती है, तो वो क्या एल्यूमिनियम के कंडक्टर में आती है, नहीं कि कॉपर के कंडक्टर में नहीं आती। क्यों आती है एल्यूमिनियम के कंडक्टर में, कई और जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अधिकतम वायर होते हैं, जो सर्विस फीडर की लाइन मतलब फीडर लाइन होती है, तो उसमें भी जो हम केबल यूज करते हैं उनका भी कंडक्टर एल्यूमिनियम का बना होता है। तो हम एल्यूमिनियम को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं, कॉपर को कम क्यों देते हैं, हालांकि कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है, परंतु हम इसको कम क्यों देते हैं, एल्यूमिनियम को ज्यादा क्यों देते हैं। तो इसमें क्या है प्रॉपर्टी थोड़ी क्या है होती है अच्छी, इसलिए एल्यूमिनियम को कम हम ज्यादा प्रॉपर्टी देते हैं। क्यों देते हैं हम एक एक पॉइंट को हम आपको पढ़ाते हैं। तो आप पहला पॉइंट ये है कि एल्यूमिनियम है जो क्या है आसानी से हमको उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कॉपर आप खरीदने जाओगे तो कॉपर आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो क्या है कॉपर का क्या है कॉस्ट है जो क्या है ज्यादा होगा, मतलब कि उसकी कीमत ज्यादा होगी। यहाँ 1 केजी कॉपर की कीमत होती है, 1 केजी कॉपर की कीमत करीबन होती है 1200-1300 रुपया, 1200 या 1200-1300 रुपये। और यदि 1 केजी सिल्वर लोगे एल्यूमिनियम लोगे तो उसकी कीमत होगी करीब 400 रुपये। तो आपको पता है कितना कॉस्टली है, आपको पता है लोग क्या है चोर के ही ले जाएंगे उसको, तो आपका लगाने का क्या फायदा हुआ। तो इस कारण से भी हम क्या है एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। तो आप देखिए पहला पॉइंट क्या है, मिटाने का समय।
तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा एल्यूमिनियम है वो क्या होता है, सस्ता होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सस्ता होता है। मतलब कि एल्यूमिनियम हमारा क्या होता है, सस्ता होता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एल्यूमिनियम हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है पॉइंट, आसानी से बाजार में हमको ये मिल जाता है। तो ये भी पॉइंट लिखिए, आसानी से बाजार में ये एल्यूमिनियम क्या है, हमको आसानी से बाजार में मिल जाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, जो थर्ड पॉइंट क्या है, आपको मैं एक चीज बताता हूं। आप क्या है 1 मीटर की क्या है कॉपर की रॉड लो और 1 मीटर की एल्यूमिनियम की रॉड लो। आपको क्या है, इसकी भी 1 मीटर की कॉपर की रॉड है ना, 1 मीटर कॉपर है ना, ये रॉड है, और 1 मीटर की क्या है एल्यूमिनियम की रॉड है। ये कॉपर की रॉड और ये क्या है एल्यूमिनियम की रॉड है ना। ये दोनों क्या है कॉपर की और एक क्या कॉपर की और एक एल्यूमिनियम की, दोनों की लेंथ सेम है। मतलब इसकी भी 1 मीटर है और इसकी भी 1 मीटर है, और इनका डायमीटर भी सेम है। मतलब इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब कि ये भी क्या है 5 mm की है और ये भी क्या है 5 mm की है। मतलब कि इनका डायमीटर भी क्या है 5 mm, मतलब कि दोनों का डायमीटर भी सेम है, लेंथ भी सेम है। परंतु अब इनमें हमको वेट देखना है कि मतलब कि वजन किसका अधिक होता है। तो हमको पता है जो कॉपर की रॉड होती है, मतलब कि यदि कॉपर की रॉड में 1 मीटर की रॉड में कॉपर की में यदि 1 kg वजन है, कितना हम 1 kg वजन होगा, तो हमको पता है एल्यूमिनियम की जो रॉड होगी उसमें भाई लेंथ है इसकी, भाई इसका डायमीटर है, परंतु इसकी जो इसका वेट होगा वो होगा 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब कि जो इसका वेट होगा उसका आधा एल्यूमिनियम की रॉड में होगा। मतलब कि कॉपर का वेट एल्यूमिनियम के वेट का दोगुना होता है, या हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम का वेट कॉपर के वेट का आधा होता है। तो आप ये भी एक पॉइंट होता है कि हम एल्यूमिनियम को इसके कारण भी ज्यादा यूज लेते हैं। तो एक पॉइंट ये भी आप लिखिए, मिटाने का काम है। तो ये भी आप एक पॉइंट लिखिए, तो आप लिखिए एल्यूमिनियम का वजन, एल्यूमिनियम का भार, एल्यूमिनियम का भार कॉपर के भार का आधा होता है। या बोल सकते हैं कॉपर का भार, या जो कॉपर का भार को हम क्या बोलते हैं द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान एल्यूमिनियम की द्रव्यमान का दोगुना होता है। मतलब कि आप एक ये पॉइंट ये लिख लीजिए कि मास ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब कि एल्यूमिनियम का मास, आप ये लिखिए मास ए मतलब एल्यूमिनियम, मतलब कि एल्यूमिनियम का मास बराबर होता है मास ऑफ कॉपर। मतलब कि कॉपर एल्यूमिनियम का मास कितना, कॉपर के मास का क्या होता है आधा, क्या होता है आधा। मतलब कि कॉपर का मास एल्यूमिनियम के मास का क्या होगा दोगुना। नहीं ऐसे लिखेंगे कि एल्यूमिनियम का मास कॉपर के मास का क्या होता है दोगुना। तो आप क्या लिख देंगे 2 मास, मतलब कि 2 गुना एल्यूमिनियम बराबर 1 क्या हो जाएगा कॉपर। तो मतलब कि यदि इसका 1 kg वजन है तो इसका क्या होगा 50 ग्राम, 500 ग्राम, मतलब कि इसके आधा होगा। तो इसका आधा होगा तो हम इसको क्या करेंगे 1/2 करेंगे, 1/2 लिखिए। मतलब कि कॉपर का मास एल्यूमिनियम के मास का मल्टीप्लाई 2 होता है, 1/2 होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों आप नोट कीजिए कि एल्यूमिनियम का भार कॉपर के भार का दोगुना होता है, या कॉपर का भार होता है जो एल्यूमिनियम के भार का दोगुना, मतलब कि कॉपर का भार एल्यूमिनियम के भार का दोगुना होता है, और जो एल्यूमिनियम का भार है वो कॉपर के भार का आधा होता है। जो एल्यूमिनियम का भार कॉपर के भार का आधा होता है, या कॉपर का भार एल्यूमिनियम के भार का दोगुना होता है। तो ये आप नोट कीजिए। और जो क्या है हमारे क्या 2 चीजें हैं, हम क्या कर रहे हैं जो इसका काम, तो आप इन पॉइंटों को लिखिए, और 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपको लिखाता हूं, तो इन पॉइंटों को लिखिए। अब मैं ऊपर से बिठा के थोड़ा लिख देता हूं, आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो
और अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इतने अच्छे नोट्स बनवा रहा हूं कि आपको किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कहीं इंस्टीट्यूट से आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगला चौथा पॉइंट लिखिए कि तांबा तथा एल्यूमिनियम का भार का अनुपात, मतलब कि तांबा तथा एल्यूमिनियम के भार का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है। मतलब कि यदि कॉपर का भार क्या है 2 ग्राम, तो एल्यूमिनियम का भार क्या होगा 1 ग्राम। मतलब कि कॉपर के भार का वजन कितना है 2 kg, तो एल्यूमिनियम का भार कितना होगा 1 kg। मतलब कि उसके सेम लेंथ, सेम डायमीटर और सेम लंबाई का कंडक्टर है, तो उसके क्या है, इसका भार क्या होगा 2:1 में होगा। ये क्या है पॉइंट है। और क्या है, एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है, तो हम अगला पॉइंट लिखिए, जो एल्यूमिनियम की चालकता होती है, एल्यूमिनियम की चालकता वो कितनी होती है, वो होती है 35 ओम इंटू मीटर। और जो कॉपर की चालकता होती है, इनको नोट कीजिए, मैं इनको मिटा देता हूं। जो हमारी कॉपर की, ये तो क्या है एल्यूमिनियम की चालकता, और यह क्या है कॉपर की चालकता कितनी होती है हमारी, कॉपर की चालकता होती है 56 ओम इंटू मीटर। तो ये हमारी क्या है, एल्यूमिनियम की चालकता होती है 35 ओम इंटू मीटर और कॉपर की होती है 56 ओम इंटू मीटर। तो आप इनको नोट कीजिए। अगला सिर्फ एक और पॉइंट है कि एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है वो कॉपर की चालकता की कितनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो एल्यूमिनियम की चालकता होती है वो क्या होती है, तांबे की चालकता की 60%। मतलब कि कॉपर की चालकता 100% है, तो एल्यूमिनियम की चालकता 60% होगी। मतलब कि कॉपर की चालकता 100% है, तो एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होगी 60% या 61%। तो एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होगी 60 या 61%। तो ये भी आपका क्या है, एक पॉइंट है। इस कारण हम क्या है, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। हालांकि सबसे अच्छी चालकता कॉपर की होती है, परंतु कई कारण लिखा दिए हैं मैंने, कई कारण कितने 6 कारण तो लिखा दिए। तो आप लिखिए एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर की चालकता का 60% या 61% होती है। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर की चालकता की कितनी प्रतिशत होती है। तो आपको क्या लिखना है, क्या ऑप्शन में दे रखा होगा 60 भरना, तो 60 दे रखा तो 60 भरना है, 61 दे रखा तो 61 भरना है। तो आपको क्या है 60 या 61% अपनी एल्यूमिनियम की चालकता होती है कॉपर की चालकता। मतलब कि कॉपर की चालकता 100% है, तो हमारी एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होगी 61% या 60%। तो ये आपको क्या है, इस कारण ये क्या है 5-6 पॉइंट हैं जिसके कारण हम क्या है एल्यूमिनियम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कॉपर की अपेक्षा। तो ये हमारा क्या है कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको लिखा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको पढ़ा हुआ कितना अच्छा लगा। आज से पहले आपके कंडक्टर के बारे में इतना ज्यादा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो एक बढ़िया सा प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करना। और यदि आप अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही आगे अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाएगा। आपको कहीं कोई इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेने की जरूरत की हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, जो भी इससे भी अच्छा होगा। तो दोस्तों जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।